आपको लगता है कि जो 70-72 सालों में किसानों के हालात में सुधार नहीं हुए हैं, क्या वो सिर्फ ट्वीट कर देने भर से ही हालातों में सुधार हो जाएगा? ये नया आंदोलन है, ये डिजिटल आंदोलन है। मोदी जी, आपने डीजल का रेट बढ़ा दिया, हम आगे घाटे पे थे और घाटे में हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पिछले 70 से 72 सालों में हमारे देश का अन्नदाता, उनके हालात जो है बद से बदतर ही हुए हैं। उनके हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ। सरकारें आती हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती हैं, उनको राहत पैकेज देने की बात करती है, एमएसपी की बातें करती हैं, लेकिन किसान को किसी भी घोषणा से, किसी भी राहत पैकेज से आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं सरदार वीएम सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्कार। वीएम सिंह जी, ट्विटर पर सभी किसान भाइयों ने और आपने मिलकर एक मुहिम चला रखी है। हर महीने की 6 तारीख को कर्जा मुक्ति पूरा दाम नाम से ट्वीट किए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो 70-72 सालों में किसानों के हालात में सुधार नहीं हुए हैं, क्या वो सिर्फ ट्वीट कर देने भर से ही हालातों में सुधार हो जाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये मुहिम कब चालू हुई और मुहिम का आज मकसद क्या है, और तीसरा आपने जैसे कहा कि सुधार होगा या नहीं होगा। पहली चीज तो ये है कि मंदसौर में 6 जून 2017 को कुछ लोगों ने मुहिम चालू करी, कर्जा मुक्ति पूरा दाम। कर्जा मुक्ति क्यों? कि हमें जो है लागत से कम हमारी एमएसपी जो आपने तय करी है उससे भी कम हमें पैसा मिलता है, तो हम पे इतना कर्जा चढ़ गया है, तो कर्जे से हमें मुक्त करो, क्योंकि आपकी गलती, आपने खरीद नहीं पाई, आपने लागत हमारी बढ़ा दी और जो हमारा उत्पादन आता है उसका कॉस्ट कम होते क्या बिक नहीं पाया, इसलिए कर्जा मुक्ति। और पूरा दाम, 1.5 गुना दाम मोदी जी ने कहा था, C2 में कहा था कि C2 के हिसाब से, स्वामीनाथन के हिसाब से, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है जिसमें आपकी लागत भी आती है, फैमिली लेबर भी आती है, उसके साथ साथ आपका आता है कि आप जो है किसान डिप्रिसिएशन जो होता है कैपिटल कॉस्ट के ऊपर, वो सब आता है। तो इसलिए उस समय जो है आपने कह दिया था हम 1.5 गुना लागत का दाम देंगे, स्वामीनाथन का आपने नहीं दिया। वो कम से कम नहीं तो हर फसल पे 500-600 रुपए क्विंटल से लेकर, और गन्ने में, मतलब गन्ने में 120 रुपए क्विंटल तक आता है। तो इस शक्ल में जब किसान को उसकी लागत का दाम नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। जब इन लोगों ने मंदसौर के अंदर इस मुहिम को उठा के आगे लेके आए तो उस समय की भाजपा सरकार ने, पुलिस ने उनको छल्ली कर दिया गोलियों के साथ। 17 साल का अभिषेक पाटीदार था, कन्हैयालाल पाटीदार, घनश्याम, ये सब लोग वहां पर थे। 35 साल से कम की उम्र सबकी थी, नौजवान थे। उस मुहिम को हम आगे बढ़ाते हैं। हर 6 जून को हम जाते थे मंदसौर। इस बार हम नहीं जा पाए कोरोना के कारण, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये बच्चे जो हैं जिस काम को बढ़ा रहे थे उस काम को हम आगे क्यों ना बढ़ाएं। और ट्विटर की जो बात आई है, ट्विटर, आज मेरे जैसे लोग नहीं आते ट्विटर के ऊपर, बच्चे आते हैं। आज बच्चों की नौकरी चलेगी कोरोना में, उससे पहले चलेगी थी नोटबंदी में। बच्चे आज खाली हैं, नौकरी मिलने के आसार नहीं है। जो आज भी नौकरी में है उनको कट झेलने पड़ रहे हैं। हमारा कहना है जब कर्जा मुक्ति आपकी हो जाएगी, पूरा दाम आपको मिलना चालू हो जाएगा, घर घर में इतना हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा, तो बच्चे कम से कम नशे में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बच्चे उस समय जो है क्राइम में नहीं जाएंगे। तो आज नौजवानों को जीविका देने के लिए, आज आपको मालूम है ना पूनम जी, गांव में आप देखती होंगी, जो बच्चा खेती के साथ जुड़ा है उसकी शादी भी नहीं होती। लड़की का बाप अपनी बेटी का हाथ एक चपरासी के बेटे को देने को तैयार है, पर किसान को देने को तैयार नहीं। तो इस शक्ल में जब कोरोना में बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, तो हमारा ये है कि 6 तारीख को ठोक के ट्वीट करो, मोदी जी को ट्वीट सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। जब लाखों किसान, लाखों नौजवान ट्वीट करेंगे, मोदी जी मेरे बाबू का, मेरा कर्जा मुक्त करो और 1.5 गुना लागत का दाम दो जिसपे आगे हम पे कर्जा ना चढ़े,
तो तब एक असर होगा। कम से कम हम ये तो नहीं कह सकते हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाएं कि कोरोना के कारण आंदोलन ठंडा हो जाए। ये नया आंदोलन है, ये डिजिटल आंदोलन है, जिसमें हर बच्चे को, और मैं आपके माध्यम से हर उस नौजवान को अपील करूंगा गांव के, जो ट्विटर पे नहीं है ट्विटर अकाउंट बनाए और खेती को जिंदा करने के लिए, नौजवानों को जीविका देने के लिए हर 6 तारीख को केवल 2 घंटे 4 से लेकर 6 तक ट्वीट करे। और ट्वीट कैसे करे? मोदी जी आपने डीजल का रेट बढ़ा दिया, हम आगे घाटे पे थे और घाटे में हो जाएंगे, इसलिए कर्जा मुक्ति, हैशटैग कर्जा मुक्ति पूरा था। हमें मक्के का रेट नहीं मिला, 50% कम मिल रहा है, हमें पूरा दाम चाहिए, कर्जा मुक्ति पूरा दाम। हमें जौ का रेट नहीं मिला, कर्जा मुक्ति पूरा दाम। ये गेहूं के अंदर, धान के, हर चीज के अंदर हम आ सकते हैं। तो ये एक आंदोलन का एक जरिया है, जिस जरिए के तहत हम सरकार को हिला तो नहीं सकते, पर बहरी सरकार के कानों में कुछ ना कुछ तो हम असर डाल सकते हैं। सरदार जी, आपने बात की डीजल की। कुछ लोगों ने अब पिछले कुछ दिनों से आप अगर देखेंगे, हम लोग जो है वीडियोस डाल रहे हैं, किसान भाइयों के हमारे पास मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि हमारी ये समस्या आ रही है जौ को लेकर या मक्के को लेकर। अभी पिछले दिनों मैंने बिहार की मक्के की जो समस्या थी उसका भी एक वीडियो डाला था। जो डीजल के दाम बढ़े हैं, क्योंकि कुछ लोग ना मैसेज भी करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, वो लोग कहते हैं कि बढ़े हुए डीजल के दाम से किसान को इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि लोगों को भी पता चले कि बढ़े हुए जो डीजल के दाम है, पेट्रोल के दाम है, वो किसान की कमर कैसे तोड़ रहे हैं। देखिए, जो आपने मक्के की बात करी बिहार संगठन के धीरेन्द्र जी के, उस वीडियो को मैंने ही उसमें आगे डाला था और प्रधानमंत्री को ट्वीट करके डाला था। पर अकेले ट्वीट से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जब लाखों लोग ट्वीट करेंगे फर्क पड़ेगा। पहली चीज तो वो। अब डीजल से फर्क कैसे पड़ता है? अब जैद की फसल जो खत्म हो रही है, जौ की आपने बात करी है, हर चीज में डीजल चाहिए, गाई करना है तब डीजल चाहिए, थ्रेशिंग करना है तब डीजल चाहिए आपको, मंडी लेके जाना है, ट्रैक्टर के अंदर आपको लेके जाना है तो डीजल चाहिए आपको, हर चीज में डीजल चाहिए। अभी धान लगने का है, मोटी फसल खरीफ की धान होती है। धान में आप जुताई करोगे, जुताई के बाद आप पडलिंग करोगे, पडलिंग जिसे कद्दू कहते हो आप। उसके बाद में आप, रोपाई तो हाथ से होती है, उसके बाद में आप जो है स्प्रे करोगे। जैसे मौसम चल रहा है तो आजकल तो स्प्रे में इतना हजारों रुपए लग जाता है। स्प्रे करोगे, स्प्रे में फिर आपको पेट्रोल का आपकी टैंकी है या डीजल की टैंकी है, उसके माध्यम से, मशीन के माध्यम से करोगे। फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग करोगे, कंबाइन से करोगे तब है, हाथ से करोगे तब है, दोनों में डीजल लगता है। और आज आप देखो ना, जो 2.5-3 एकड़ के किसान है, आज 85% है पूरे देश के, उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास बल्ब भी नहीं है। आज वो क्या करते हैं? किराए की मशीनरी लेते हैं। 500 रुपए ट्रैक्टर का रेट था, आज 700 हो गया। आपने मुफ्तखोरी में डीजल बढ़ा दिया। जब आपने डीजल हर चीज में लगता है, जिसमें मैंने कहा, जब आपने 40% हमारा रेट बढ़वा दिया, 500 का आपने 200 रुपये और बढ़वा के 700 कर दिया, तो अब इसमें आप समझिए कि किसान को भी तो लागत का वापस मिलना चाहिए, वो नहीं देते। धान का जो रेट है उससे कम मिलेगा, एमएसपी से कम मिलेगा। यही तो लड़ाई है हमारी कि पूरा दाम दो हमें। पूरा दाम क्या होता है? एमएसपी। एमएसपी कौन सा होता है? स्वामीनाथन वाला, जो मोदी जी ने कहा था हम देंगे। पर आज की तारीख में मोदी जी, आपने जो कह दिया मैंने दे दिया। आपने क्या दिया? आपने A2+FL दिया, जो मनमोहन सिंह सरकार ने 2008-9 में गेहूं में दिया था, खरीफ आपने रबी में दिया था, आपने खरीफ में कर दिया। उनसे हम नाराज थे, उनको हटा दिया, आपको ले आए क्योंकि आपने वायदा किया था। अब आप भी वही काम कर रहे हो। तो आज की तारीख में केवल हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आप परमिशन लोगे आंदोलन का, वो देंगे नहीं। और कोरोना है, हमें साथ देना है देश का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये महामारी और ना बढ़े। पर जो बच्चे आज घर आ गए हैं, नौकरियां चली गई हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको लगता है कि आज ट्विटर ही एक माध्यम है मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने का। कर्जा मुक्ति पूरा दाम, इस हैशटैग के अंदर 4 से लेकर 6 बजे तक 2 ही घंटे की बात है, और 2 घंटे उनकी तकदीर बदल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लाखों किसान, और किसान सबको मालूम है नौजवान है, वो किसान का बेटा है जो आगे किसान होगा,
अरे अगर आज भी वो खेती में नहीं आएगा, 20 साल बाद मेरे जैसे लोग जब खेती नहीं कर रहे होंगे, ऊपर चल जाएंगे या खेती नहीं करेंगे, नौजवान अगर खेती नहीं करेगा तो खाएगा कहां से देश? हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। तो सरदार इन जी, सब चीजों को सरदार वीएम सिंह जी, ये तो आप ट्वीट कर रहे हैं कि कर्जा मुक्ति पूरा दाम, लेकिन जब ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं तो फिर ये समस्या क्यों नहीं पहुंचाई जा रही सरकार के पास? मैंने आपसे कहा 6 तारीख में एक प्रमुख मुद्दा डीजल भी होगा। मैंने मक्का की भी आपसे बात करी। ये इसमें ट्वीट एक आदमी कर सकता है कि भाई आपने डीजल का रेट बढ़ा दिया, मेरा खर्चा बढ़ गया, लागत मेरी बढ़ गई, और आप मुझे जो पुरानी लागत का भी रेट नहीं दिला रहे हो, इसलिए मेरा कर्जा माफ करो, इसलिए मुझ पर कर्जा हुआ, मेरा कर्जा माफ करो। ये पूरी चेन है, ये समझाने की बात है। आज किसानों को समझाने की बात है। किसान बहुत भोला है, पर जो बच्चे हैं, बच्चे समझदार, बच्चे आज ट्विटर पे आ रहे हैं। आपने देखा ना, पिछली 6 तारीख को, उससे पहले 1 महीना पहले भी हमने 1 नंबर पे हिंदुस्तान पे ट्रेंड किया। जब मैंने कहा था कि हम ट्विटर पे आएंगे, लोगों ने कहा था अरे किसान अनपढ़ आदमी क्या ट्विटर पे आएगा। हमने पूरे देश को पीछे करके ट्विटर पे आए, 1 नंबर पे आए, 1 नंबर पे ट्रेंड किया हम लोगों ने। और फिर अगली बार 3 नंबर से स्टार्ट किया, थोड़ी देर 1 नंबर पे आए, फिर 4 नंबर पे हम लोग बैठ गए। यहाँ तो 20-20 के ट्रेंड करने के लिए, 20 नंबर आने के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और आज मैं आपके माध्यम से फिर नौजवानों से कहूंगा, किसानों से कहूंगा, हमारे जो बालक हैं उनसे कहूंगा, अपनी रोजगारी को तुम बचा नहीं पाओगे। नोटबंदी के कारण, कोरोना के कारण खत्म हो गई है। खेती अगर मुनाफे का सौदा बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए पहले कर्जा मुक्ति की बात करो और पूरे दाम की बात करो। 4 बजे से लेके 6 बजे तक हर 6 तारीख पे ट्विटर पे आओ, 2 घंटे, 24 घंटे और 30 दिन, कितने घंटे होंगे लगा दिए, 700 कुछ घंटे होंगे, जितने घंटे होंगे मेरे माने 7 हजार कुछ घंटे होंगे। पर उसमें आप 2 घंटे नहीं दे सकते अपने लिए। धरती माता बोलते हो, धरती माता को बचाने के लिए, खेती को जिंदा करने के लिए, नौजवानों को जीविका देने के लिए हम सब ये काम करते हैं। और मेरे जैसे लोग भी ट्विटर के अंदर सीख गए हैं और ट्विटर चला रहे हैं। क्यों? हमें खेती को जिंदा करना है, नौजवान को जीविका, इसलिए मोदी जी तक बात पहुंचानी है। और ट्विटर में हैशटैग सीधा मोदी जी तक जाएगा। वो आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें, उनकी मर्जी है, पर जाएगा उनके पास, सीधा अकाउंट उन्हीं के उसमें जाएगा। वीएम सिंह जी, मोदी जी ने कोरोना में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को भी बहुत फायदा मिलेगा। कितनी राहत मिलेगी किसानों को उस 20 लाख करोड़ के पैकेज से? अगर 20 पैसे मिल जाए किसी को तो बहुत बड़ी बात है। आज तक तो किसानों को आंकड़ों से ही खुश किया जाता है, उनका पेट भरा जाता है। भाई बहुत दे दिया मोदी जी ने, अब हो गया, महीना हो गया, क्या आ गया? मोदी जी ने क्या कहा? हम कर्जे में डूबे हुए हैं, हम कर्जा मुक्ति की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हो भाई और कर्जा ले लो, और हमें और कर्जा क्यों दे रहे हो? इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपको मुझसे प्रेम है, मुझे कर्जा दे रहे हो। इसलिए नहीं दे रहे हो कि पहली श्रेणी में खड़े होकर हमने कोरोना का मुकाबला करके हमने गेहूं काटा, अनाज दिया देश को। हमें आप इसलिए कर्जा और दे रहे हो कि हमारी जमीन आपके पास गिरवी है। आप इसलिए हमें कर्जा दे रहे हो, इसलिए कर्जा दे रहे हो कि आपका कर्जा सुरक्षित है। आप हमें इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो। आपने कह दिया 3% जो है हम इंटरेस्ट कम कर देंगे। बाद में वही आया, ये वो तो 3% वही है जो 20 साल से चला रहा है सबवेंशन का। तो इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया, इन्होंने हाथ दिया है तो एमएसएमई को दिया। पर एमएसएमई को 3 लाख करोड़ दे रहे हो या 4 लाख करोड़ दे रहे हो और 30 लाख करोड़ दे रहे हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? एमएसएमई को हमसे फर्क पड़ेगा। अगर वो एमएसएमई को आपने दिया है, वो कोई उत्पादन कर रहे हैं, उसकी खरीद कौन करेगा? अगर मेरे पास देहात में पैसा नहीं है, किसानों के पास पैसा नहीं है, किसानों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उनकी खरीद कौन करेगा? आप उनको दे रहे हो बनाने के लिए, खरीद कौन करेगा? हम करेंगे। अगर हमारा एमएसपी नहीं देते हो, पूरा दाम नहीं देते हो, तो हम खरीद नहीं कर पाएंगे। एमएसपी का माल धरा का धरा रह जाएगा। तो उनका 20 लाख करोड़ की बात तो एक रही। वहीं पर ही हमारे यहां उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 1 लाख करोड़ की बात कर दी। गन्ना किसानों को मैं 1 लाख करोड़ रुपए डीबीटी कर रहा हूं, डीबीटी कर रहा हूं। तुम्हें डीबीटी करना है
तो कोरोना के अंदर भाई हमें जो है राहत दे दो। गन्ना किसानों को डीबीटी कर रहे हैं उनके रेट का, आप कौन हो? हमने तो मिल को बेचा है, मिल हमें देगी। आपका काम कानून के तहत पैसा देना नहीं है, पैसा दिलवाना है। आपका काम है कि मिल पैसा ना दे तो आप उनकी आरसी काट के रिकवरी करके हमें दें। आपने वाहवा लूटने की बात कर दी, पूरे देश में बात फैल गई कि 1 लाख करोड़ रुपया योगी सरकार ने दिलेरी दिखाई और किसानों को दे दिया। और आज भी 15 से लेकर 20,000 करोड़ आज भी बकाया है। और हमने गन्ना कितने का पेरा? 1 लाख करोड़ आपने दिया तो 1.5-2 लाख करोड़ का पेरा होगा ना। हमने गन्ना पेरा 35,600 करोड़ का। बस ये आंकड़ों में फंसाने की बात करते हैं। और उन्होंने कहा जिनको दिया 1 महीना, आज 15 दिन हो गए ना, किसान देख ले किसके बैंक में अकाउंट में पैसा आ गया। ये केवल करते क्या है, जिनको मालूम है गलत हो रहा है वो तो समझ जाते हैं गलत हुआ है, पर बाकी दुनिया सोचती है उसको तो बहुत दे दिया, गन्ना किसानों को वहां दे दिया। यहाँ मोदी जी ने 20 लाख करोड़ में भाई किसानों के लिए पैकेज दे दिया। 2 दिन निर्मला सीतारमण किसानों के बारे में बोलती रही, पर असल क्या है, किसको क्या मिला है? जैसे मैं बार बार कहता हूं, आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता, पर इनमें एक खासियत है, आंकड़ों से ही देश को घुमाना चालू कर देते हैं, देश को बनाना चालू करते हैं। नेताओं का यही खासियत है। बीएम सिंह जी, जब भी किसी किसान नेता से बात होती है, जब भी आपसे बात हुई है या दूसरे किसान नेताओं से या किसानों से भी बात होती है, तो उनका एक बात का कहना है, उनका एक ही मुद्दा होता है कि एमएसपी नहीं मिलता है। सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया है, तो फिर क्यों नहीं किसान, मेरा ये सवाल रहता है, मैं हर बार सोचती हूँ कि बात करूंगी आपसे, किसान क्यों नहीं अपने क्षेत्र के अधिकारी के पास जाता है शिकायत लेकर जब उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती है तब? देखिए, पहली चीज तो पहले सरकार को कांटे लगाने होते हैं खरीद के लिए। अब जैसे मक्का के कांटे नहीं लगे, वो एसडीएम के पास जाके क्या करेगा? इसलिए आपको सरकार के पास जाना पड़ता है, और किसान में इतनी ताकत है नहीं कि सरकार के पास इकट्ठा होकर जाए कि भाई मेरा ये काम करो। ये सरकार की पॉलिसी है, उसको लागू करनी चाहिए। इसी में 20 साल पहले जब हमारे धान के कांटे नहीं लग रहे थे, किसान बर्बाद हो रहा था, आधे रेट पे बिकता था, मैं हाईकोर्ट गया, लखनऊ हाईकोर्ट गया, वीएम सिंह बेनाम, यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। हमने कहा ये हमारा अधिकार है, जो ये रेट ये तय करते हैं हमारी लागत के तहत करते हैं। लागत तो हम पूरे पैसे में देते हैं, पर ये लोग क्या करते हैं, हमारी लागत से कम मार्केट में बिकता है, इनसे कहो खरीदें। कोर्ट ने कहा खरीदो, कांटे लगवाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं वहां पर भी आके ठेकेदार आता है, हाथ में उसके मीटर लगे होते हैं, कहता भाई इसमें नमी ज्यादा है, कोई कहता इसमें दागी है, कोई कहता काला दाना हो गया है, और अगर उनको रिश्वत दे दो 100-200 रुपए क्विंटल की, सब पास हो जाता है। तो आज जो नीतियां तो बहुत हैं, नियत नहीं है। अब आप बताइए मुझे, अगर कांटे भी लग जाएं, किसान जा रहा है एसडीएम के पास कि जी मेरी खरीद नहीं हो रही, रोज जाते हैं कि मेरी खरीद नहीं हो रही, एसडीएम कहता मैं देखूंगा। क्यों? कुछ एसडीएम अच्छे होंगे, कुछ अधिकारी अच्छे होंगे, पर ज्यादा से इनमें से भ्रष्ट हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं भी हम क्या करें, ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। तो ये जो परंपरा चली है आज, इसका एक ही रास्ता है खत्म करने का हमेशा के लिए, कि आप कह दें जैसे डीजल हम लेते हैं, खाद लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, सरकारी रेट से हम एक पैसा कम नहीं दे सकते। सरकार कह दे कि इसी रेट पे हमने, इसी रेट के आधार पे हमने ये रेट तय किया है, गन्ने का, धान का, गेहूं का, मक्के का, जौ का, सरसों का, मूंग का, अरहर का, इस रेट हमने जो रेट तय किया, इस रेट से कम कोई खरीदेगा तो उसे जेल भेजेंगे। न्यूनतम है, देश में न्यूनतम से कम नहीं चलेगा। आप डीजल लेके दिखा देना मुझे, आप डीजल लेके जो मार्केट रेट है 2 रुपए कम, क्या 1 पैसा कम लेके दिखा दे, नहीं मिलता। हम ही बावले हैं क्या? हर आदमी हमें लूटने को आ जाता है। तो एक वही रास्ता है, एमएसपी हर चीज का डिक्लेयर करो, सब्जी का भी करो, फल का भी करो, हर हर चीज का आप एमएसपी न्यूनतम होता है, उससे ऊपर जो आपको देना चाहे दे। अभी मोदी जी ने अभी कहा कि हम जो है नेशन वन मार्केट कर रहे हैं। वन मार्केट मतलब जहां आप चाहो वही रेट मिलेगा आपको, जो करेगा आप जाओ, कहीं चल जाओ आप।
हमें वन नेशन वन मार्केट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वन नेशन वन एमएसपी, इससे कम नहीं होगा। वन नेशन वन एमएसपी चाहिए हमें, इससे कम। और एमएसपी कौन सी चाहिए? स्वामीनाथन की चाहिए। अगर स्वामीनाथन मत दो आप अपने खुद का तो दे दो कम से कम। आज आप मक्के में देख लो ना, 1760 रुपए के बदले जो पुराने रेट थे अब तो 1850 हो गया है, आज 800-900 का बिक रहा है। और उस पर आपने कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले आपने इंपोर्ट के लिए खोल दिया कि इंपोर्ट कर सकते हैं आप मक्का, उससे और मार्केट गिर गई। दूध का रेट हमारा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, आपने दूध पाउडर के लिए फिर मार्केट खोल दी और कम हो जाएगा। क्या कर रहे हो? किसान को बर्बाद कर रहे हो। तो आज एमएसपी जो है, केवल एमएसपी डिक्लेयर करना और लागू कराना, ये मेरे ख्याल से कोई सरकार नहीं कर पाएगी, इतना बजट नहीं होता है। पर लागू जरूर करा पाएगी अगर न्यूनतम कर दे कि इससे कम कोई खरीदेगा, देश में यही रेट रहेगा। और आपको जो उससे कम देना है, एबीएल को देना है, बीपीएल को देना है, आप खरीदो और दो ना। पूरे विश्व में ये होता है। आप सब्सिडाइज उनके लिए करो। आप हर सब्सिडी किसान के ऊपर डालते हो कि किसान को सब्सिडाइज कर रहे हैं। एहसान किसान के ऊपर होता है। अभी कोरोना में आपने देखा ना, किसान कोरोना की महामारी में उन दिनों में जब बिल्कुल ऊपर था, बाहर निकल के अपनी फसल काट रहा है, थ्रेशिंग कर रहा है। जहां उसके फेफड़ों में, लंग्स के अंदर जो गर्दा है वो खत्म कर सकता है किसान को, कोरोना भी फेफड़ों में मार करता है। और फिर आपने, धन्यवाद करना बहुत दूर रहा, सब कुछ दूर रहा, आपने कहा हमने किसान को इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। इजाजत दे दी आपने। अरे किसान तो जैसे बॉर्डर पे सैनिक लड़ रहे हैं, वैसे कोरोना में आपके लिए, खुराक के लिए किसान बाहर गया। उसका साहस देखो, उसने जोखिम उठाया कि आपको खाना मिले, कर रहे हैं। पर किसान के लिए कौन सोच रहा है? इसलिए किसान को जात बरादरी छोड़कर अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, धरती माता के भविष्य के बारे में सोचना करेगा। हम जैसे लोग जब खेती नहीं करेंगे, बच्चे खेती नहीं कर रहे हैं, तो कहां से लोग खाएंगे? इसके बारे चिंतन जो है सरकार को भी करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। वीएम सिंह जी, अभी जो सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ, हो सकता है कि वो सुनकर हमारे जो कुछ किसान भाई हैं वो नाराज भी हो मेरा ये सवाल सुनकर। हो सकता है आप भी शायद थोड़ा सा नाराज हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे दिल में कई दिनों से था। हम सरकारों को दोष देते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं, किसान की एक अहम भूमिका रहती है नेता चुनने में। किसान नेताओं के लिए वोट की अपील करने के लिए गांव-गांव भी घूमते हैं, और जब वो नेता किसी पद पर आ जाते हैं, जी, उसके बाद वो जो किसान है, नेता के घर पर हाजिरी भी लगाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे बातें भी करते हैं। फिर हम सरकारों को दोष क्यों देते हैं? पूनम जी, ये आपका जो सवाल है, मैं इसको सबसे अहम सवाल आपकी इंटरव्यू का मानता हूँ, और इसलिए मैं विस्तार से इसको बताना चाहूंगा। किसान और मजदूर, जैसे मैं, मजदूर जो हैं, आज किसान के बेटे हैं। एक किसान के पास अगर 4 एकड़ जमीन है, उसके मरने के बाद 4 बच्चे हैं तो 1-1 एकड़ मिलेगी। 1 एकड़ में वो खेती कर नहीं पाएगा, तो वो ठेके पे या तो अपनी जमीन देगा या दूसरों से ठेके पे लेगा। अगर अपनी जमीन ठेके पे देगा, बाहर जाकर मजदूरी करेगा, तो वो मजदूर बन गया। किसान और मजदूर आज 75% है देश के अंदर, और वो प्रभावित करते हैं चुनाव को। वही चुनाव लड़वाते हैं, नेता को वही खड़ा करते हैं। पर माफ करिएगा, वो किसान और मजदूर नहीं होते, वो जात बरादरी में बच जाते हैं। वो जाट बन जाते हैं, गुजर बन जाते हैं, सैनी बन जाते हैं, त्यागी बन जाते हैं, कुर्मी बन जाते हैं, वो राजपूत बन जाते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, सिख बन जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, पर किसान नहीं रहते। ये किसानों को बांटने का काम पार्टियों ने बहुत पहले से किया हुआ है। ये जब तक खत्म नहीं होगा मामला, क्योंकि जब आप जाते हो इनको लड़वाने के बाद, इनके पास भी जाते हो कि भाई ये मेरा काम है, भाई किसान का ये काम है, भाई मेरा ये दूध नहीं बिक रहा, या मेरा जौ नहीं बिक रहा, मेरा मक्का नहीं बिक रहा, मेरा गेहूं नहीं बिक रहा, मेरा धान नहीं बिक रहा, वो हाथ जोड़ता है, भाई भाई मैं तेरी बात सरकार तक पहुंचा दूंगा, पर भाई मेरी चलती नहीं। या तो मेरी सरकार नहीं आई, सरकार आई है तो भाई मैं मंत्री नहीं हूं, अगर मंत्री हूं तो मेरी चल नहीं रही। तो किसान कहता भाई क्या करे, भाई वो तो रिश्तेदार है पर उसकी चल नहीं रही।
मुद्दा आज चलने का नहीं है। मुद्दा है कि जात बरादरी को खत्म करके जब किसान बरादरी सामने आती है, मुद्दा है आपके घर का, मुद्दा है आपके चूल्हे का, मुद्दा है आपके बच्चों का जिनकी नौकरी खत्म होगी कोरोना में, नोटबंदी में, मुद्दा है अगर वो खेती में वापस आ जाते हैं, उनको सही रेट मिलता है, उनकी जीविका ठीक हो जाती है, उनकी शादी हो जाएगी। मुद्दे ये हैं आज। इन मुद्दों को हम छोड़ के छोटे मुद्दों की तरफ चल जाते हैं कि भाई वो जात का है, उसको वोट दे दो, उसको ये कर दो, इसलिए ही पिटते हैं। जैसे मैंने कहा, ये आपका सवाल बहुत अहम है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कोशिश की है, जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में वापस आओ, और मुझे गर्व है नौजवानों पर। हमने तो नारा बदल दिया अपना, जय जवान जय किसान था, हमने कर दिया जय किसान जय नौजवान, क्योंकि किसान जो जवान है वो किसान का बेटा है, और सेवा मुक्त होने के बाद फिर वो किसान बन जाता है। तो किसान ही है, जवान और किसान एक ही है। और जय नौजवान, जय किसान जय नौजवान, जो जो ये नारा था ना, जय किसान जय जवान, शास्त्री जी ने तब दिया था जब चाइना की वॉर के बाद उनको कहा कि जवानों तुम भी खड़े हो जाओ। लाल गेहूं आती थी, PL 480, उनने कहा किसानों देश को भरपूर खाना चाहिए। उस समय कितने थे? 50 करोड़ जनसंख्या थी हमारी, आज 138 करोड़ है। उसके बाद भी भरपूर संख्या दे रहे हैं हम खाने की। पर उसके बाद आज चाहिए नौजवानों को खड़ा करना, और किसान को तुम आत्महत्या नहीं करो। लोग आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर तब होगा जब कर्जा मुक्ति होगा, पूरा दाम होगा। इसलिए अपनी लड़ाई लड़ो, हम सब साथ हैं। ये हमने ये किया है कि जय किसान जय नौजवान, नौजवान को खड़े होने का है, और मुझे गर्व है कि यार नौजवान खड़ा हो रहा है। ट्विटर पे आप देख रहे हो ना, 1 नंबर कौन ला सकता है? मैं ला सकता हूं? नौजवान ही ला सकता है। और नौजवान मोदी जी को सिखा सकता है कि भाई हम ही वही हैं जो आपको लेके आए। आज हमारे चूल्हे की बात है, चूल्हा बुझ रहा है मेरा आज, आपने कह दिया, हमने गैस दे दी, भरवाने के पैसे नहीं है मेरे पास आज। इसलिए आज की तारीख के अंदर सब चीज छोड़ के किसान बरादरी जब इकट्ठी हो जाती है, किसान और मजदूर एक हो जाते हैं, तो आप देखोगे ये देश का परिवर्तन होगा। किसान बरादरी खड़ी होगी, आप और मैं रहे नहीं रहे, देश में खेती जिंदा रहेगी। आज देश में खेती के ऊपर संकट है। आज हमसे बातचीत करने के लिए VM सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, आखिरी के अंदर मैं एक चीज जरूर चाहूंगा आपके माध्यम से, फिर इस देश के हर नौजवान को मैं गुजारिश करूंगा, 6 तारीख में 4 से 6 बजे तक ट्विटर के ऊपर आप जरूर आइए, अपनी आवाज बुलंद करिए, और आप ही की आवाज है जो प्रधानमंत्री को हिलाएगी, सरकार को हिलाएगी। आपका फर्ज है, आपको धरती माता को खड़ा करना है, खेती को जिंदा करना है, अपने लिए जीविका आपने तलाश करनी है। तो 6 तारीख भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।